वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम आज आपके महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपका प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन होगा आपका। और इनमें आपका हम स्ट्रेटेजी जीके देखने वाले हैं, जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और आपका ये प्रैक्टिस सेट 4 है आपका। इनके पहले हम प्रैक्टिस सेट आपका जो है थर्ड तक आपका जो है कवर कर चुके हैं, तो उस सेट को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज सेट 4 देखेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमेशा आपको जो अपडेट और मिलते रहे और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन देखें आपका क्या है। पहला प्रश्न है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, जिन्हें अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेनिक रूप में माना जाता है, निम्नलिखित में से किस संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? इनका राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। इनके लिए ये प्रसिद्ध है आपके उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। और याद रखिएगा, इनका अगर बात करें घराना, तो ये पटियाला घराने से हैं। और इनको जो है 1900 जो है 62 में 2 पुरस्कार मिले हुए हैं। एक आपका पद्म भूषण मिला हुआ है 1962 में, और आपके जो है 1962 में संगीत नाटक जो है अकादमी पुरस्कार इनको मिला हुआ है। याद रखिएगा, इनको जो 1962 में 2 पुरस्कार मिले हुए हैं, पद्म भूषण और संगीत नाटक जो अकादमी पुरस्कार था वो मिला हुआ है। और इनके एक पुत्र हैं आपके गुलाम अली खान के, तो वो आपके उनके नाम है आपके मुन्नवर अली खान। और ये भी आपके जो है शास्त्रीय जो संगीत है इनसे संबंधित है आपका। तो याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला प्रश्न क्या है आपका? सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है? तो याद रखिएगा, ये जो गीतांजलि साहित्य पुरस्कार है आपका, ये आपके फ्रांस देश जो है आपका उनके सहयोग से प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन जो है सी इनका राइट आंसर है। और बता दें आपको, गीतांजलि जो है आपका ये साहित्य पुरस्कार स्थापना जो कब हुआ है आपका 2012 हुआ, याद रखिएगा। जो गीतांजलि साहित्य पुरस्कार है इनका स्थापना 2012 हुआ था। और ये जो नोबेल पुरस्कार है, ये आपके जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं आपके, उनके द्वारा जो कविता संग्रह गीतांजलि आपका एक है उनका, जो कि 1900 जो है 10 में प्रकाशित किया गया था। तो उनके नाम पर ये रखा गया है आपका गीतांजलि साहित्य पुरस्कार, याद रखिएगा। तो इनका जो राइट आंसर है आपके ऑप्शन सी है आपके फ्रांस। फ्रांस के आपके जो सहयोग से ये प्रदान किया जाता है गीतांजलि साहित्य पुरस्कार। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो याद रखिएगा, वो है आपके मौर्य राजा अशोक। इनको देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, मौर्य राजा अशोक। और ये जो आपके हैं, ये मस्की, गुर्जरा, निट्टूर तथा उदय गोलम लेखों में इनका जो नाम है आपका अशोक मिलता है। और पुराणों में जो है इनका नाम वर्धन कहा गया है इनको। तो याद रखिएगा, पुराणों में अगर नाम बोला जाए तो इनका नाम अशोक वर्धन उसमें मिलता है आपका। लेकिन जो है आपके जो लेख होते हैं उनमें आपका जो है मस्की, गुर्जर, निट्टूर, ये सभी नाम उनमें मिलते हैं। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी है आपका? तो वो है आपके ऑप्शन ए हो जाएगा आपका मौर्य राजा अशोक। इनको जो है देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा, इनका जो अशोक नाम है आपका, वो आपके मस्की और गुर्जर, निट्टूर, उदय गोलम, इन सभी लेखों में जो है अशोक नाम मिलता है। और आपके जो पुराण हैं आपके पुराणों में इसका नाम जो क्या है अशोक वर्धन के नाम से है आपका। तो याद रखिएगा, जो इन पुराणों में इनका नाम है वो अशोक वर्धन के नाम से है आपका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 4 नंबर क्या है। क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, भारतीय संविधान का निम्न भागों में से कौन सा भाग जो है इसके संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देता है। तो इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका भाग जो 20 है आपका, ये है आपका संशोधन के लिए प्रक्रियाओं का जो विवरण इनमें आपको मिलेगा भाग 20 में। और जो भाग 20 है आपका अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा उसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये जो भाग आपके 20 हैं, ये इनमें आपका जो है अनुच्छेद 368 जो है आपका, वो आपके संसद को जो है संविधान तक इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने का शक्ति प्रदान करता है। ये भाग 20 में आपका है। और अनुच्छेद का बात करें तो वो है 368 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 5 नंबर क्या है। 5 में क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है इनका बी राइट आंसर होगा, भोजपुरी। भोजपुरी जो है आपका 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन जो है बी जो है इनका राइट आंसर है। इनमें आपको बात करें हम लोग, कुल आपके जो है 12 अनुसूचियां हैं और इनमें से जो 8 अनुसूची है, उनमें जो 8वीं अनुसूची उनमें आपका जो है 22 भाषा का वर्णन आपका है किया हुआ। 8वीं अनुसूची में अगर बात करें तो 14 भाषा जो है उसमें वर्तमान जब था उसमें 14 भाषाएं थी। बाद में जो है आपका 8 जो भाषा है बाद में जोड़ा गया है। तो अभी वर्तमान में कुल भाषाएं अगर पूछा जाए तो वो आपका कितना है, 22 है। और प्रारंभिक में वो 18 था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका 6 नंबर क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है, गुरुदेव प्रसाद दास पुरस्कार विजेता दुर्गाचरण रणवीर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के शिक्षक और कलाकार थे। इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन आपके जो है डी हो जाएंगे, ओडिसी। ओडिसी के जो है ये आपके शिक्षक और कलाकार थे। ऑप्शन जो है डी इनका राइट आंसर है आपका। और अगर बात करें इनके प्रमुख शिष्य का तो वो पुष्पा महांती, लीला रामनाथन और गायत्री चंद इद्रानी रहमान, ये सभी आपके जो है इनके शिष्य थे। और इनको जो है आपका 1977 में आपका जो है संगीत नाटक जो है अकादमी अवार्ड मिला हुआ है। और ओडिसी संगीत नाटक अकादमी जो होता है उनसे आपको जो अवार्ड मिला है वो 1974 मिला है इनको। और अगर बात करें विश्व निगम पुरस्कार 1983 में इनको मिला हुआ है। इनका एक पुस्तक है आपका गुरुदेव प्रसाद दास आइकन ऑफ ओडिसी। याद रखिएगा इनका एक पुस्तक है गुरुदेव प्रसाद दास आइकन ऑफ ओडिसी, इनका एक पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक हैं। तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर है वो आपके ऑप्शन जो ए हो जाएंगे, उस्ताद आमिर खान। इनका जो घराना है ये इंदौर घराने से संबंधित है और ये संस्थापक है, याद रखिएगा। और अगर बात करें इनका जन्म तो इंदौर में ही हुआ है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर इनकी शैली का बात करें तो ये शास्त्रीय संगीत, ख्याल और तराना इनका शैली है, याद रखिएगा। शैली कौन कौन सा इनका है, शास्त्रीय संगीत, ख्याल और तराना इनके शैली हैं। इनको पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है, वो आपका 1971 मिला है। और राष्ट्रपति पुरस्कार भी 1971 में इनको मिला हुआ है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का बात करें तो इनको 1967 मिला हुआ है, 1967 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1967 में मिला हुआ है। तो याद रखिएगा पद्म भूषण जो है 1971 और राष्ट्रपति पुरस्कार जो 1971 में मिला हुआ है और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1967 में मिला हुआ है। तो इन सभी को भी याद करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 8 नंबर क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग शासक जो है खारवेल ने संरक्षण दिया था
जो खारवेल शासक थे आपके, कलिंग शासक खारवेल थे, उन्होंने किनको संरक्षण दिया था? इनका जो राइट आंसर है वो आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे आपके। जैन धर्म को ये आपका संरक्षण दिया था। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर होगा, जैन धर्म को। प्राचीन काल में जो है खारवेल कलिंग का महान शासक था, याद रखिएगा। ये जो खारवेल है आपके, ये आपके कलिंग जो शासन काल था उस समय, ये महान शासक थे उस समय के। और इसका जो है मुख्य स्रोत जो है आपके हाथी गुफा जो अभिलेख है उनमें इनका मिलता है। और जो खारवेल हैं आपके, इनको एरा महाराज या मेघवाहन, कलिंग गधिपति, ये सभी उपाधियां भी इनको मिला हुआ है, धारण किया हुआ है, याद रखिएगा। तो इनका जो मुख्य स्रोत है आपका हाथी गुफा अभिलेख से इनका मिलता है। और ये आपके जो है प्राचीन काल में जो है खारवेल कलिंग का महान शासक था, ये भी याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 9 नंबर क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है, लोक रंग मंच रूप जो आपके रनमाले हैं आपके, पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये जो रनमाले हैं ये आपके किस राज्य से संबंधित हैं? तो इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ये गोवा जो राज्य है इनसे संबंधित है आपका। ये जो आपके रनमाले हैं ये आपके गोवा के पश्चिमी जो घाट क्षेत्र है, इनमें एक हिंदू नव वर्ष के पहले दिन किया जाने वाला एक पारंपरिक जो है लोक नाटक है, याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा, ये रनवाले जो आपके पश्चिमी घाट जो क्षेत्र आपके गोवा के हैं, यहाँ पे हिंदू नव वर्ष के पहले दिन में ये मनाया जाता है। और इसमें रामायण महाभारत की कहानी सुनाया जाता है, याद रखिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। रणमाले जो आपके पारंपरिक जो है ये लोक नाटक है, इनमें आपका जो है रामायण महाभारत जो है आपके ग्रंथ, इनकी जो कहानी सुनाया जाता है इनमें। तो ये इम्पोर्टेंट है, रणमाले याद रखना, ये आपके गोवा राज्य में ये आपका संबंधित है। और इनमें आपका जो है रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 10 नंबर क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, ओडिशा में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ओडिशा में जो है वो त्योहार मनाया जाता है वो आपके हैं नव नव कलेवर। ये आपके जो है उड़ीसा में ये त्योहार मनाया जाता है, याद रखिएगा, नव कलेवर। ऑप्शन जो है डी इनका जो है राइट आंसर है। और आपको बता दें कि जो नव कलेवर है ये आपके जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा हुआ प्राचीन उत्सव है, जिसमें जो है भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को जो है बदलकर यहाँ पे जो है नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। तो याद रखिएगा, ये जो है नव कलेवर जो है उड़ीसा का है त्योहार। और इनमें जो है आपका भगवान जो है जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, जो सुदर्शन की पुरानी मूर्तियां होती है उनको बदलकर वहां पे नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। और ये प्राचीन उत्सव है और आपके जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर जो है कि किस महीने में मनाई जाती है? जो आपके नाग पंचमी है वो आपके हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे आपके, श्रावण महीने में ये मनाया जाता है आपका नाग पंचमी। और श्रावण मास के जो है शुक्ल पक्ष होता है, इनमें इनके जो पंचमी तिथि को मनाई जाती है, याद रखिएगा। जो श्रावण मास होता है आपका शुक्ल पक्ष, इनके पंचमी जो तिथि होती है इनमें मनाया जाता है। और नाग पंचमी का प्रमुख मेला आपके जो है कहाँ लगते हैं? तो वाराणसी में लगता है, याद रखना है। जो आपके अगर पूछता है एग्जाम में आपका कि जो नाग पंचमी का जो है प्रमुख मेला कहाँ पे लगता है, तो वो वाराणसी में लगता है। और ये शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है इनमें मनाया जाता है, ये आपके नाग पंचमी। तो ऑप्शन जो है बी इनका राइट आंसर है, श्रावण महीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत के किस राज्य में
अर अरबी टिट्टू वन्यजीव पशु विहार स्थित है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा आपका, कर्नाटक। कर्नाटक में जो आपके ये अरबी थिट्टू, ये आपके वन्यजीव पशु विहार है आपका, ये आपके कहाँ पे है? कर्नाटक में। ऑप्शन डी जो है इनका राइट आंसर है। तो याद रखिए कर्नाटक के जो है मैसूर में स्थित है, और ये अभ्यारण्य जो है 30 अप्रैल 1985 को स्थापित किया गया है। याद रखना है, ये 30 अप्रैल 1985 में जो स्थापित किया गया है, और ये कर्नाटक राज्य के कहाँ पे है? मैसूर में स्थित है। तो ऑप्शन जो है डी इनका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 13 नंबर क्या है। आपका क्वेश्चन है 13 नंबर, ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जो आपके ओखला पक्षी अभ्यारण्य है आपके, ये आपके कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, ये जो आपके ओखला पक्षी अभ्यारण्य है, ये आपके एनसीआर क्षेत्र में स्थित है, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में है। ये आपके नोएडा क्षेत्र में पड़ता है आपका। और ये ओखला जो अभ्यारण्य है, इनको शहीद चंद्रशेखर आजाद अभ्यारण्य भी कहते हैं, जो आपके एनसीआर जो नोएडा में है आपका। और अगर बात करें यहाँ पे हम हरियाणा में, तो हरियाणा में एक आपके फेमस है आपका सुल्तानपुर अभ्यारण्य, बहुत ही फेमस है, याद जरूर रखिएगा इनको। सुल्तानपुर अभ्यारण्य ये आपके हरियाणा में है। और अगर एक हिमाचल प्रदेश में फेमस है आपका रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, ये भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। और हरियाणा में आपका है सुल्तानपुर अभ्यारण्य। तो इनको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 14 नंबर क्या है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी? इनमें से कौन सा जो है मेसोपोटामिया भाषा नहीं थी? इनका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सुमेरियन जो है, ये आपका मेसोपोटामिया भाषा नहीं है। और यहाँ पे जितने भी हैं एमोराइट, एलामाइट, गार्डियन, ये सभी आपके जो हैं मेसोपोटामियन भाषा है, याद रखिएगा। और जो सुमेरियन है ये आपके मेसोपोटामियन भाषा नहीं है आपका। अगर बात करें हम लोग मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास, तो ये दजला एवं जो फरात नदी है उनके किनारे हुआ है, जो कि आपका कहाँ पे है? इराक और कुवैत के क्षेत्र में है। ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, याद रखिएगा, मेसोपोटामिया। यहाँ के लोगों का जो है मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके जो है मेसोपोटामिया, इनका जो विकास हुआ है ये दजला फरात नदियां हैं उनके किनारे हुआ है, जो कि आपके कहाँ पे है? इराक और कुवैत के क्षेत्र में है। और ये विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है। और यहाँ का जो जो लोग होते थे, उनका मुख्य जो व्यवसाय था कृषि था। तो इनका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 15 नंबर क्या है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन आपका है, 1884 में जो आपके वेद समाज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो इनका जो राइट आंसर होगा 15 का, वो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा आपका, मद्रास, जो कि अब चेन्नई है आपका। इनमें आपका जो है वेद समाज स्थापित किया गया था 1884 में, याद रखिएगा। और जो वेद समाज था, अगर बात करें इनके संस्थापक, तो इनके संस्थापक थे के श्री धरलू नायडू वो केशव चंद्र सेन, इन दोनों ने वेद समाज की स्थापना के संस्थापक हैं। और ये आपके जो है यहाँ पे मिस्टेक है आपका, 1864 होगा आपका। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका कुछ मिस्टेक है, इनका जो है ये 1800 जो है यहाँ पे 64 होगा आपका। तो यहाँ पे जो 1864 में जो है ये आपका वेद समाज की स्थापना हुई थी। और ब्रह्म समाज का बात करें तो इनके संस्थापक आपके कौन है? राजा राम मोहन राय। और इनकी
स्थापना का डेट अगर देखा जाए तो वो 1828 में हुआ है और ये कलकत्ता में हुआ था। और एक तत्वबोधिनी सभा है आपका, जिनका स्थापना 1839 में हुआ है और ये भी कलकत्ता में ही है। और जिनके संस्थापक कौन है आपके, देवेंद्र नाथ टैगोर। और एक आर्य समाज है, बहुत फेमस है आपका, जिनकी स्थापना जो 1875 हुआ था और ये आपके बम्बई में है। और इनके अगर संस्थापक का बात करें तो वो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती है। तो ये सभी आपके जो हैं सभा है, समाज है आपके, इन सभी को जरूर याद रखिएगा। वेद समाज के संस्थापक कौन है आपके, के श्री दरलू नायडू, वो केशव चंद्र सेन। और ब्रह्म समाज के राजा राममोहन राय। तत्वबोधिनी के हैं आपके देवेंद्र नाथ टैगोर। और आर्य समाज के आपके हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 16 नंबर क्या है। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ संगठन की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके हैं ऑप्शन डी हो जाएंगे, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज जो है, इनका स्थापना किन्होंने किया था, ज्योतिबा फुले ने किया था। और स्थापना कब किया था, तो 19वीं शताब्दी में जो है ये सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया था। और अगर वर्ष का बात करें तो 1873 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा कब, 1873 ईस्वी में जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। और इसकी पत्नी थी आपकी सावित्री बाई फुले। और याद रखिएगा, ये इनकी पत्नी एक थी सावित्री बाई फुले, जो भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, सावित्री बाई फुले ये आपकी पहली जो है महिला अध्यापिका है। और गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है आपके, तो वो आपके हैं महात्मा ज्योतिबा फुले। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी हुई है आपके गुलामगिरी। पुस्तक में जो है समाज के पिछड़े जो वर्ग हैं, उनके उनसे वंचित वर्गों के लिए वर्गों का इसमें वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, ये जो पुस्तक आपके हैं गुलामगिरी, इनमें जो है जो पिछड़े वर्ग के जो हैं, समाज के पिछड़े वर्ग उनसे वो वंचित जो वर्ग है उनका वर्णन इनमें किया गया है। कुछ पुस्तकें हैं आपको पता होना चाहिए, जैसे शारदा सदन है। ये आपका जो शारदा सदन है, ये आपका रमाबाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और 1889 में लिखा गया पुस्तक है। एक है अभिनव भारत, जो कि 1904 में लिखा गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। और सर्वेंट ऑफ इंडिया 1905 में है आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ये भी याद रखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में लिखी गई है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो याद रखिएगा, शारदा सदन, रमाबाई, अभिनव भारत, भारत जो है विनय दामोदर सावरकर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 17 नंबर क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। इनमें से कौन सा जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका जो टाइटेनियम है। टाइटेनियम एक आपका जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो ऑप्शन जो है बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ये टाइटेनियम है, ये आपका जो है एक लोहा धातु है। याद रखिएगा, टाइटेनियम जो है एक आपका लोहा धातु है। और इनका जो आपेक्षिक घनत्व का बात करें तो 3.449 से लेकर आपका जो है 3.59 तक इनका जो है आपेक्षिक घनत्व है। और द्रव्यमान का बात करें अगर, तो लगभग इनका जो है द्रव्यमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह एक संक्रमण धातु है। और ये जो आपके टाइटेनियम है, ये इनका जो आवर्त सारणी का बात करें तो ये आपका डी ब्लॉक में पाया जाता है। ये आवर्त सारणी जो है उनमें डी ब्लॉक में ये टाइटेनियम आपका होता है। तो ऑप्शन जो है इनका जो बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एक लो धातु है, इसीलिए ऑप्शन बी इनका जो राइट आंसर है। और यहाँ पे जो आपको
प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, ये सभी आपके जो हैं रेडियो एक्टिव तत्व हैं। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका टाइटेनियम जो है एक लौह धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 18 नंबर क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है E बराबर mc² नामक सूत्र की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा इनका जो खोज क्या था वो है आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे आपके आइजैक न्यूटन ने किया था। E बराबर mc², इस सूत्र का खोज किन्होंने किया था, आइजैक न्यूटन ने किया था। और कब किया था, 1905 में किया था। याद रखिएगा 1905 में जो है आइजैक न्यूटन ने E बराबर mc² नामक सूत्र का खोज किया था। और इसमें जो क्या होता है, द्रव्यमान और वो ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया है, जिसमें आइंस्टीन का जो द्रव्यमान होता है ऊर्जा संबंध कहा जाता है। E बराबर जो mc² द्वारा सिद्ध किया गया कि द्रव्यमान जो होते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है बल्कि एक दूसरे से संबंधित है। तो ये जो आपके E बराबर mc² द्वारा सिद्ध क्या किया गया कि द्रव्यमान जो ऊर्जा होते हैं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है बल्कि एक दूसरे से संबंधित है। चलिए हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 नंबर क्या है। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के सबसे पहले जो गवर्नर जनरल कौन थे आपके, जो आपके 1773 से आपका जो है 1785 तक जो है ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद रखिएगा ये वो आपके थे वॉरेन हेस्टिंग थे। ये आपके पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपके रेगुलेटिंग एक्ट आपका जो है 1773 ईस्वी के अनुसार जो है बंगाल के गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। याद रखिएगा जो आपके बंगाल के गवर्नर थे आपके, उनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1900 जो रेगुलेटिंग एक्ट जो आपका 1773 है इनके तहत में। और 1781 में जो है कलकत्ता का जो है प्रथम मदरसा स्थापित हुआ था। और अगर बात करें 1782 ईस्वी में जो है जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय का स्थापना किया था। तो याद रखिएगा ये 1781 में जो है कलकत्ता में प्रथम जो है मदरसा जो है इनके समय में ही स्थापित हुआ था। और 1782 ईस्वी में जो है जोनाथन डंकन ने जो है बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था इनके समय में ही। और 1784 में जो है सर विलियम जोन्स ने जो है आपका द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्टेब्लिश किया था। और 1774 में आपका जो है कलकत्ता में जो है पहला डाकघर स्थापित हुआ था। और सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना भी इनके समय में ही हुआ था। तो ये सारे जो हैं आपके वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही ये सारे हुए हैं आपके। याद रखिएगा जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में संस्कृत विद्यालय, सर विलियम जोन्स के द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इनकी स्थापना, कलकत्ता में पहला डाकघर इनके समय हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय स्थापना भी इनके समय में ही हुआ था। तो इन सभी को भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 20 नंबर क्या है। आपका क्वेश्चन है 20 नंबर, किस वर्ष जो है वॉरेन हेस्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो है डी हो जाएगा आपका। 1773 में जो है वॉरेन हेस्टिंग जो है आपके प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। और ये आपका रेगुलेटिंग जो एक्ट है 1773 के तहत में जो है बंगाल का जो गवर्नर होता था उनका जो है चेंज करके गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 के तहत अनुसार में। और 1774 में जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था ये आपके वॉरेन हेस्टिंग। और
हम बात करें अगर 1787 ईस्वी में जो है भ्रष्टाचार के मामले में जो है उस पर जो महाभियोग भी चलाया गया था, कब? 1787 ईस्वी में। तो ऑप्शन जो है इनका डी राइट आंसर हो जाएगा। 1773 में इनको जो है प्रथम गवर्नर जनरल बना था, याद रखिएगा, 1773 में। तो ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, 1773। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इनके पहले हम लोग आपके जो है सेट 3rd तक कवर कर चुके हैं और उनको आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं जाके वीडियो को, और उसको देखिए और इसको भी देखिए ताकि आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो सके, तैयारी हो सके। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा जो आपको अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। फिलहाल के लिए बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।